पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। मैं वेद सिंह। झाजी के विश्लेषण में आज हम झाजी से जानेंगे कि सारण में पलट गया खेल। रूडी को मोदी भी नहीं बचा पाएंगे। रोहिणी के साथ ये सब भी लेंगे माँ बाबूजी का बदला। तो चलिए अब सीधे हम झाजी से ही जानते हैं कि इस बार सारण सीट के पीछे की बात क्या है। क्या कहना है झाजी आपके इसमें? देखिए, सारण का सीट सबसे पहले चर्चा में लालू प्रसाद यादव आए थे सारण के कारण। 1977 में वो जीत के आए थे एमपी बन के। लालू यादव पहली बार एमपी बने थे तो सारण से ही, और उसके बाद वो दूसरी बार 2004 में बने, 2009 में बने, और 2014 में राजीव प्रताप रूढ़ी ने राबड़ी देवी को हराया, और 2019 में आरजेडी ने लालू प्रसाद यादव के समधी चंद्रिका राय को हराया। ये 2024 में तीसरी बार अपना रूढ़ी भाग आजमा रहे हैं। सारण इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो गया है क्योंकि रूढ़ी के सामने में लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ रही है, और एक तरह से कहें जो लालू यादव के लिए 40 सीट इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सारण है। खुद वहाँ वो कैंप कर रहे हैं और वहाँ लगातार रह रहे हैं, और वहाँ पे वो वोटरों को मैनेज कर रहे हैं, गोलबंद कर रहे हैं अपने जात। और एक चीज़ और बता दें, जो मधेपुरा सीतामढ़ी के बाद सारण ही एक ऐसा सीट है जहाँ पे यादवों की संख्या काफ़ी है, अच्छी खासी संख्या में है। अभी अब देख लीजिए, जो 2009 में बीजेपी को आया था 38% वोट, और आरजेडी को आया था 47.2%, यानी लालू यादव थे 2009 में। 14 में बीजेपी 42 थी %, आरजेडी 37, और जेडीयू भी वहाँ पर थी, लड़ी थी, तो जेडीयू को आया था 12.7%। कहीं भी जेडीयू रेस में नहीं थी सारण में। और 2019 में बीजेपी को 52%, आरजेडी को 38%। अब बात हम लोग करते हैं इस पर, मतलब क्या कहें, जो अब वहाँ की विधानसभा है मढ़ौरा, छपरा, गरखा, अमनौर, परसा और सोनपुर। इस 6 विधानसभा क्षेत्र में 4 पे आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी का कब्जा है, 2 पे बीजेपी का है, अमनौर और छपरा शहर। तो ऐसी स्थिति में कागज़ पर तो मतलब विधानसभा क्षेत्र वाइज देखें तो ये ज़्यादा मजबूत दिख रही है आरजेडी। और अगर कागज़ पे अगर फिगर देखें, वोटरों की फिगर, तो लोग कहता है जो वहाँ राजपूत वोटर हैं 2.5 लाख, यादव वोटर हैं 3.5 लाख, कोयरी और कुशवाहा लगभग 1.5 लाख, वैश्य है 3 लाख। वैश्य जो बीजेपी का कोर वोटर है, तो अगर राजपूत के साथ अगर वैश्य मिल जाता है तो रूढ़ी के लिए आसान है। फिर मल्लाह भी है 50-60 हज़ार, और भी मतलब ईबीसी के जितने सारे वोटर हैं वो भी उस पर बीजेपी की आंखें तकतकी लगाए रखी है। तो लेकिन यादव वोटर 3.5 लाख हैं, ये अपने आप में फैक्टर है, और मुस्लिम 2 लाख, मिला के 5.5 होता है। 50,000 के आसपास मल्लाह है तो 6 लाख। तो ऐसी स्थिति में कागज़ पे फिर हम बोल रहे हैं, तो कागज़ पे आरजेडी जो है वो भारी पड़ती है। लेकिन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, जो राजीव प्रताप रूढ़ी जो है मतलब क्या कहें, मल्टी टैलेंटेड है। एमपी भी हैं, पायलट भी हैं, अच्छे अधिवक्ता भी हैं, पटना हाई कोर्ट में किसी केस में पैरवी भी करते हैं, प्लेन भी उड़ाते हैं, मतलब सर्विस प्लेन, मतलब जो पैसेंजर वाले जिसमें मुंबई से पटना ले आते हैं, पटना से दिल्ली ले जाते हैं। फिर उसके बाद अच्छे खिलाड़ी भी हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड। हाँ, अच्छे वक्ता भी हैं, और वो मतलब कहें तो एक तरह से इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए हमको लगता है जो बीजेपी के जो शीर्षस्थ नेता हैं, इसलिए उनको ज़्यादा तवज्जो देते हैं। अब तवज्जो देने का मतलब ये हुआ, जो रूढ़ी के क्षेत्र में, राजीव प्रताप रूढ़ी के क्षेत्र में सारण में प्रधानमंत्री अपनी सभा कर लिए, राजनाथ सिंह कर लिए, और कल मतलब योगी आदित्यनाथ भी आने वाले हैं। तो ऐसे में समझिए कितना इम्पोर्टेंट है जो मतलब राजीव प्रताप रूढ़ी का क्षेत्र, जो इतने सारे बड़े नेता। वैसे 20 को चुनाव है, तो अब तो ज़्यादा दिन रहा नहीं, आज 16 बीत गया, 17-18 2 ही दिन, हाँ 2 दिन,
और 19 को तो प्रचार बंद रहेगा, तो 20 को वोटिंग है। अब 17 और 18 2 ही दिन है, तो जिसमें योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री आके जा चुके हैं, योगी आदित्यनाथ आए, राजनाथ सिंह आए, और कहीं ना कहीं ये सीट जो है महाराजगंज से सटा हुआ है, तो महाराजगंज में भी जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के और एमपी हैं वो भी राजपूत जाति से आते हैं, उसका भी कुछ इन्फ्लुएंस रहता है। अच्छा झा जी, लालू प्रसाद यादव भी पहली बार 1977 में यहाँ से लोकसभा चुनाव जीते थे, तो इस बार ये जो सारण का जो लोकसभा सीट है ये इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि दूसरे एक तरफ देखा जाए तो एनडीए के वरिष्ठ नेतागण पहुँच रहे हैं राजीव प्रताप रूडी के समर्थन में, और दूसरी तरफ लालू यादव जी लगातार वहाँ पे कैंप कर रहे हैं, तो कहीं ये जो सारण का जो सीट है वो प्रतिष्ठा वाली सीट बनते हुए दिख रही है। हाँ, प्रतिष्ठा, क्योंकि रोहिणी चर्चा में आई थी तब जब पिताजी को किडनी देने के लिए वो गई थी सिंगापुर, क्योंकि उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव का किडनी बदला गया है, तो तभी से रोहिणी चर्चा में आई। और रोहिणी सिंगापुर से ही बिहार की राजनीति को देखती थी, और वहाँ से मतलब एक दिन कहें रोज वहाँ से ट्वीट करती थी, एक्स पे अपना डालती थी, बड़े बड़े नेताओं के, एनडीए के नेताओं पर उनके द्वारा कटाक्ष करती थी, और उनके पिताजी और अपनी माँ और अपने भाई के पक्ष में भी वो लिखती थी। हाँ, जिस दिन कमर में दर्द हुआ तेजस्वी को, वो गिर गए थे, उस दिन भी उन्होंने अपने भाई के पक्ष में लिखा, जमाना तुम्हारे साथ है, तुम बढ़ते रहो, इसी तरह कुछ था, ट्वीट था। तो वो रोहिणी और उसके ठीक उलट मीसा भारती कहीं से भी एक्टिव नहीं थी, वो न वो ट्विटर पे थी, न वो पब्लिक से मिलती थी, न वो क्षेत्र में घूमती थी, वो टिकट मिलने के बाद घूमना शुरू की। वैसे रोहिणी भी तो टिकट मिलने के बाद ही घूमना शुरू किया, लेकिन लालू यादव यहाँ से 3 बार एमपी रह चुके हैं, तो वहाँ के लोगों को जानते होंगे, पुराने हैं, ज़्यादा नहीं, 2009 ही में तो लास्ट वो जीते हैं, तो मतलब कहे तो 14-15 साल हुआ है, तो लोगों को जानते हैं, वो वहाँ कैंप कर रहे हैं, फर्स्ट डे से ही कैंप कर रहे हैं। अच्छा झा जी, ऐसा भी देखा जा रहा था कि लगातार रोहिणी के ऊपर आरोप भी लगाए जा रहे थे, और ऐसा भी बोला जा रहा था कि वो सिंगापुर की बेटी हैं, बार बार उनको ऐसा भी हाँ, ये राजीव प्रताप रूढ़ी इस चीज़ को बखूबी कह रहे हैं क्षेत्र में, जो मेरा पता अमनौर है, और आपके दूसरे कैंडिडेट का रोहिणी आचार्य का पता पटना का विधायक कॉलोनी है, और फिर रहती है वहाँ सिंगापुर में। तो अगर यहाँ के लोगों की समस्या होगी तो वो रोहिणी का मतलब वो लगा दिए अंतरिक्ष, वो अंतरिक्ष में जाएंगे कि सिंगापुर जाएंगे कि पटना वाले एमएलए वाले कॉलोनी में जाएंगे, और हम तो यहाँ अमनौर में रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजीव प्रताप रूढ़ी बढ़ चढ़ कर इस बात को बोल रहे हैं, जो रोहिणी आचार्य बाहरी कैंडिडेट है, लेकिन रोहिणी आचार्य उसी लालू प्रसाद यादव की बेटी है, जो लालू प्रसाद ने 1977 में मतलब गोपालगंज के रहने वाले, और छपरा में से वो जीत के पहली बार सांसद वो बने थे, और बहुत यंग थे उस समय उनका नाम हुआ था, जो एक बहुत यंग लड़का, एक गांव का लड़का, एक मतलब चरवाहा का लड़का, एक मतलब दूध दूहने वाले व्यक्ति लालू प्रसाद यादव संसद पहुंचे हैं। अच्छा झा जी, आपको याद होगा एक दिन हम झा जी के विश्लेषण में ही ननद और भौजाई का भी जिक्र कर रहे थे कि ननद का मतलब विजय रथ रोकेंगी भौजाई, इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, भौजाई तो रोक नहीं रही हैं। भौजाई के पिताजी जो है चंद्रिका राय, जो परसा में उनका काफ़ी होल्ड है, 4 या 5 बार वहाँ से विधायक रहे हैं, वो कई बार अभी राजीव प्रताप रूढ़ी के मंच पे देखे गए हैं। वैसे वो है लालू प्रसाद के समधी, अभी तक जब तक तलाक नहीं होता है कानूनी तब तक वो समधी हैं, लेकिन वो राजीव प्रताप रूढ़ी के पक्ष में घूमते हुए देखे गए हैं, उनका होल्ड है। और राजीव प्रताप रूढ़ी के कैंप से जो जानकारी मिली है, उनको जितना हो रहा है वो अपना उनको सहयोग दे रहे हैं। तो भौजाई तो नहीं, लेकिन भौजाई का परिवार उनके खिलाफ खड़ा जरूर है। अब वो कितना परसा में वैसे आरजेडी के ही विधायक हैं, जीते हुए हैं, तो परसा में अब वो कितना सफल होंगे बीजेपी को वोट दिलवाने में, यादव वोट, वो भी तो समय आने पे ही पता चलेगा। लेकिन वहाँ पे जो है काम कहीं ना कहीं रोहिणी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं, रोहिणी को लोग पचा नहीं पा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अब उतनी मतलब कहें जो गूढ़ राजनीति करते नहीं हैं, अब वो एक तरह से बैकडोर की राजनीति। और कई बार राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा है, जो
रोहिणी आचार्य तो मुखौटा है, जी। असली लड़ाई तो लालू प्रसाद यादव लड़ रहे हैं। जी। और एक है भाई उसकी रोहिणी की माँ को भी हराया गया है 2014 में, जी। तो शायद रोहिणी की माँ राबड़ी देवी को, तो शायद रोहिणी के मन में होगा जो इस बार शायद अपनी माँ की जो है क्या कहें बदला प्रतिष्ठा है फिर वापस ले आए जीत कर, तो उस में भी काम कर रही है। तेजस्वी काफ़ी सभाएं कर चुके हैं, मुकेश सहनी भी काफ़ी सभा कर चुके हैं। सबसे प्रॉब्लम है जो ये गठबंधन जो है ना, सो नदी का दो किनारा है। एक किनारे आरजेडी चल रही है, एक किनारे कांग्रेस चल रही है, जिसका कहीं मिलन तो हो नहीं रहा है, कहीं किसी का कोई एक दूसरे का प्रचार कर नहीं रहा है, केवल नॉमिनेशन सभा में लोग पहुंच जा रहे हैं, तो इसे लोग समझते हैं जो गठबंधन है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। एकदम नदी का दो किनारा है, एक किनारा वो उस तरफ, एक किनारा इस तरफ, कांग्रेस उस तरफ, आरजेडी इस तरफ। मतलब महागठबंधन में एकजुटता नहीं दिख रही है। हाँ, महागठबंधन में कहीं भी एकजुटता नहीं दिख रही है। अब कहें तो ये तो 4 तारीख को पता ही चल जाएगा जो महागठबंधन कहाँ पे खड़ी है। अब 125 सभा करने के बाद तेजस्वी यादव क्या पाते हैं वो तो समय आने पे ही चलेगा पता, लेकिन तेजस्वी यादव जितनी सभा कर रहे हैं हमको लगता है जो उसका फल हमको मिलता हुआ दिख रहा है। और मुकेश सहनी भी जितनी सभा कर रहे हैं उन्हीं के साथ, तो हमको भी लगता है जो मुकेश सहनी को भी उतना फल मिल रहा है। और ऐसे हम लोग सारण की बात कर रहे थे, तो सारण में डिसाइडेड वोटर हैं राजपूत और यादव है, तो इसीलिए और राजीव प्रताप रूढ़ी खुद राजपूत जाति से आते हैं, फिर उनके साथ वैश्य वोट मिल जाएगा 3 लाख, फिर उसके बाद ईबीसी वोटर, और मल्लाह तो जा नहीं रहा है पूरा की पूरा, मल्लाह तो बट रहा है। अब और मल्लाह बट रहा है मतलब 2080 में 20 जा रहा है गठबंधन को, 80 मतलब दूसरे तरफ। तो इसीलिए सारण की जो है प्रतिष्ठा की लड़ाई है लालू के लिए। अब वहाँ राजीव प्रताप रूढ़ी अभी चर्चा में नहीं है, अब वहाँ चर्चा में रोहिणी आचार्य। तो जिस तरह अमेठी में स्मृति ईरानी चर्चा में इसलिए रहती थी क्योंकि वो लड़ते थे राजीव गांधी से, जब वो राजीव गांधी ने वो सीट छोड़ दी तो स्मृति ईरानी की चर्चा खत्म हो गई, क्योंकि वो संसद में जानी जाती थी, राजीव गांधी को हरा के आई हैं, इस बार वो हराएंगे उनके पीए को, तो उनके बारे में लोग चर्चा भी नहीं करेगा, राजीव गांधी के पीए को हराएंगे। अभी वो लोग वहाँ पे जानते हैं पीए, तो इसलिए यहाँ पे केंद्र बिंदु है रोहिणी आचार्य। इस बार लड़ाई बहुत कांटे की है, टक्कर की है, यादवों का ये गढ़ रहा है। लालू यादव 3 बार प्रतिनिधित्व यहाँ से कर चुके हैं, इसीलिए इसको कम आंकना सही नहीं होगा। तो जैसा कि आपने सुना कि झाजी के विश्लेषण में झाजी ने बताया है कि इस बार रोहिणी आचार्य जो है वो अपने पिता और अपनी माता के स्वाभिमान को बचाने के लिए इस बार चुनाव में उतरी हैं। क्योंकि मैं बता दूं आपको कि 2014 में राबड़ी देवी के सामने बीजेपी से राजीव प्रताप रूढ़ी खड़े थे और राबड़ी देवी उस समय हारी थी, लगभग 41,000 वोटों से उनको हार मिली थी। तो अब देखने वाली बात यह है कि रोहिणी आचार्य अपने माता और पिता का स्वाभिमान इस बार बचा पाएंगी या फिर से राजीव प्रताप रूढ़ी वहां पे विजयी होंगे। तो इसके लिए अभी हमें थोड़ी सी इंतजार करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 तारीख को जब रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो हमारे सामने सब चीज साफ साफ हमारे सामने दिखेगा कि किसकी सरकार बनी है। तो और भी ऐसे तमाम खबरें देखते रहने के लिए आप जुड़े रहें भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।